हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। आज हम आप सभी लोग को संस्मा की घटना चक्र 2023 से क्वेश्चन कराने वाले हैं। उससे पहले कि हम आप सभी लोग को बता दें, आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। भूमि खरीद योजना का आरंभ होने के पश्चात की गई होनी चाहिए। भूमि की खरीद योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ होने के पश्चात की गई होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 2 समान किस्तों में पहली किस्त के 75% धनराशि का उपयोग जो हो जाने पर द्वितीय किस्त दी जाएगी। अगला पॉइंट है, प्रथम 3 वर्ष तक प्रवर्तक को दी गई धनराशि पर 1% का साधारण ब्याज लिया जाएगा और चौथे वर्ष फेड से दी गई धनराशि पर 6% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। अगला है, योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पद्धति पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। अगला है, निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किए जाने की स्थिति में निजी प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गई भूमि राज्य सरकार के सार्वभौमिक हो जाएगी, जिसका राजस्व नियमों के अंतर्गत बिक्री कर राज्य सरकार बकाया वसूल करेगी। अगला है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया। अगला है, इस योजना के 2 उप योजनाओं कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा। अगला है, कंपोनेंट ए के तहत मनरेगा तथा पट्टधारक स्व तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाब के प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। कंपोनेंट बी के तहत मनरेगा अथवा पट्टधारक स्व अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टी के तालाबों मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपये हेक्टेयर 40% अनुदान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, लाभार्थी का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी। अगला है, यह योजना 5 वर्ष 2022 से वर्ष 26-27 तक संचालित की जाएगी। अगला है, एक जिला एक खेल ODOS योजना। ODOS योजना वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई है। अगला है, यह योजना एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की दर्जा पर संचालित होगी। ODOS योजना में शामिल करने हेतु
10 जिले के खेलों में बदलाव किया जाएगा। जिला परिवर्तित खेल, मथुरा जोड़ो के स्थान पर कुश्ती, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर। बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। फिर अगला देखते हैं। श्रावती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, झांसी, गोड़ा, लखीमपुर खीरी, बहराइच। बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। ODOS योजना के तहत खेल एवं संबंधित जिले। कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, मेरठ, गाजीपुर, बलिया और मुजफ्फरनगर। हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा, कानपुर। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेटलिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुश्ती। तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल हाथरस। तैराकी पीलीभीत। शूटिंग बांदा। कबड्डी कन्नौज। लॉन टेनिस प्रयागराज। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। आप सभी लोग को बताते चलें कि वीडियो कुछ लंबा होगा, इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज पढ़ाने से कम ही समय तक पढ़ा सकते हैं, इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यह योजना लागू होने की तिथि 5 वर्ष तक के लिए की जाएगी। कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगला है, इस योजना की क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी UPEIDA को कार्यदायी संस्था नवीद किया गया है। योजना अंतर्गत सरकार द्वारा सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लेट की कुल लागत 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। लागत में षड्यंत्र की लागत के साथ UPEIDA की 3% अनुसर्गित आय एवं GST सम्मिलित है। अगला है, अनुसूचित
जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे तथा लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगला है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। 2 अगस्त 2022 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अनुदान किया गया। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2022-23 तक 9 संचित उच्चीकृत सीमा विस्तृत कुल 191 निकायों तथा भविष्य में उच्चीकृत सीमा विस्तारित होने एवं प्रत्येक श्रेणी के निकायों के बीच विस्तारित क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्धारित फार्मूले के अनुसार धनराशि आवंटन किए जाने का प्रावधान। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में सीमा विस्तारित उच्चीकृत नगर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूल नागरिक सुविधा तथा सड़क, पार्क, नाला, नाली, सामुदायिक भवन, परिषद, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र तथा विद्युत क्षेत्र की आधारभूत संरचना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सक योजना। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सक योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी चिकित्सालयों एवं सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE का शुभारंभ किया। अगला है इस संदर्भ में चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इसके तहत देश भर के इन 31 केंद्रीय विद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की गई। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च
गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अगला है योजना अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र हेतु कुल 100 सीटें स्वीकृत की गई हैं। अगला है कोचिंग के लिए स्वीकृत कुल सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। या कोचिंग यदि कोचिंग हेतु महिला उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित विद्यालयों द्वारा पुरुष ट्रांसजेंडर उम्मीद केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खाली सीटें आवंटित की जाएगी। अगला है यह योजना अंतर्गत कोचिंग का लाभ कोई भी छात्र केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर होने वाले पूरे खर्च का वहन डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय को 100 छात्र हेतु प्रति वर्ष प्रति छात्र 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस बार योजना का संचालन करने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुल 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवकों उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की एक राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने का उद्देश्य यह योजना प्रारंभ की गई है। अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु विशेषज्ञ का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट फ़ोन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की घोषणा की गई। इस योजना अंतर्गत राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक जिन कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को कृषकों की दुर्घटनावश मृत दिव्यांग की स्थिति में इस योजना को किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। पूर्व से इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा योजना था। मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार
को ही प्राप्त होता था। नई योजना अंतर्गत किसान और उनकी पत्नी, पुत्र, सुपुत्र और पौत्र के साथ बाटाईमान भी प्राप्त होगा। बाटाईमान प्राप्त होगा। बटाईदार भी प्राप्त होगा। अगला होगा आपका इस योजना अंतर्गत 18 से 70 तक की आयु के किसान पात्र होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावित की गई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो कि जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। अगला है योजना अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की दशा में उसके विधि वरिष्ठों सह कृषकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस धन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है जो खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों साथ ही ऐसे भूहीन व्यक्ति जो भी प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हों। राज्य बजट 2020-21-22 में इस योजना हेतु क्रमशः 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण भूमिका धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, संस्कृत एवं प्राकृतिक स्थलों में सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का विकास किए जाने का प्रावधान। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की प्रस्तुति के अनुसार पर्यटन विभाग विधायक निधि एवं CFASR निधि से प्राप्त धनराशि से चयनित स्थल का विकास। योजना की देखभाल स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों तथा प्रबंधन समिति का गठन कर की जाएगी। योजना अंतर्गत संबंधित विभागों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। राज्य बजट 21-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला है पावरलूम बुनकरों की सब्सिडी योजना। 3 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान की। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक छोटे पावरलूम 0.5 अश्वशक्ति को प्रतिवर्ष 120 यूनिट और बड़े पावरलूम को 1 अश्वशक्ति तक को प्रति माह 240 यूनिट तथा 240 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला है जून 2006 से बुनकरों को फ्लैट रेट का विद्युत आपूर्ति कराएंगे जाने की योजना शुरू की गई थी।
अगला है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर से उन्मुख करना तथा अस्थायी संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी तथा शहरी क्षेत्रों की ओर से पलायन रोकना। यह योजना सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए है। इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान। कितना? 35% अनुदान। 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो तथा अन्य सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तथा ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिसके परिवार की समस्त स्रोत से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। अगला है लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है अन्य किसी योजना अर्थात मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि के अंतर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। अगला है मद्रास आधुनिकीकरण योजना। मद्रास आधुनिकीकरण योजना 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मद्रास SPEM के अंतर्गत प्रदेश में अच्छित मद्रासों के केंद्र 60% तथा 40% राज्यांश के अनुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में यह योजना 100% हेतु निर्धारित योजना की स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इस मद्रास SPEM के अंतर्गत मद्रासों के शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा पहले से वित्तीय सहयोग यथावत जारी रहेगा। वर्तमान में प्रदेश के मद्रास आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत 7,578 मद्रासें अच्छित हैं। उत्तर प्रदेश अगला है उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना। 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस योजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत परिवहन विभाग, गृह, पुलिस विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत राशि 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर 303.68 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक के ऋण प्रस्तावित इस योजना की कुल लागत 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर
की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी और शेष व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। अगला है वृद्धावस्था पेंशन योजना। वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थी को प्रदान पेंशन राशि को प्राप्त लाभार्थी 400 रुपये प्रति माह से बढ़कर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इस 500 रुपये की राशि 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये केंद्रीय शामिल है। 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रति माह 100% केंद्रीय पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2019 को लागू है। यह योजना 6 श्रेणियों में लागू की गई है। योजना अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी करने चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ किसी परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिए जाने का प्रावधान। यदि किसी महिला को पहले से प्रसव से बालिका है व किसी प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो उससे ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ प्राप्त होंगे। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार के जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना हेतु पात्र होंगी। योजना अंतर्गत लाभार्थी के पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 9 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनः गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 19 से 20 आगामी वर्ष के लिए खरीफ एवं रबी के मौसम में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि में खरीफ फसलों एवं रबी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों को लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुनाई न करें पाने असफल बुनाई की स्थिति सफल बुनाई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं रोगों कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति तथा फसल कटाई बाद आगामी 14 दिनों में खेत में काटी हुई फसल की क्षति की स्थिति कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का अधिसूचित फसल उत्पादन फसली ऋण लेने वाले सभी ऋण कृषकों के अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋण कृषकों स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाएगा। फसल की प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन लागत बीमित राशि के रूप में निर्धारित होती है। खाद्य फसल अनाज व तिलहन हेतु कृषि द्वारा वाहित प्रीमियम अंश को खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि 2% तथा
रबी फसल हेतु 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक सीमित रखा गया। खरीफ एवं रबी वार्षिक नगद फसलों वार्षिक उद्यानिक फसल के लिए कृषक द्वारा वाहित प्रीमियम अंश की बीमित राशि के 5% अथवा वास्तविक दर जो कम हो तक सीमित रखा गया है। कृषकों द्वारा वहित प्रीमियम अंश के अधिक एवं फसल की वास्तविक प्रीमियम दर के अंतर्गत धनराशि को अनुदान के केंद्र राज्य सरकार बराबर वहन करती है। फसल की बुनाई से कटाई की समय अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोग, कृमि, फसल की क्षति आंकलन बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज के आधार पर आंकलित किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा कृषकों को देय क्षति की राशि बैंक खाते में जमा कराई जाती है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। अगला है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। यह योजना खरीफ और रबी फसल के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश में सभी जनपदों पर लागू है। इस योजना के तहत जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी, महाराजगंज केले की फसल एवं जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, बरेली में मिर्ची की फसल को ब्लॉक में स्थापित मौसम केंद्र पर बीमित किया जाता है। योजना के चयनित जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में स्वास्थ्य एजेंसी माध्यम मौसम मापी यंत्र द्वारा कम वर्ष, अधिक वर्ष, कम व अधिक तापमान आदि प्रतिदिन का आंकड़ा एकत्रित किया जाता है। इस एकत्रित आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षति का आकलन कर कृषकों की क्षतिपूर्ति का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाता है। प्रदेश में संचालित फसल योजना अंतर्गत जनपद स्तर पर जोखिम दृष्टिगत प्रदेश की सभी 75 जनपदों पर 6 से 5 जनपदों के 12 समूह को विभाजित किया जाता है। प्रमुख नीतियाँ। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश में खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को विकसित करने राज्य की इस पहली खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस खेल नीति के प्रमुख घटक को शामिल है खेल उद्योग विकास, खेल फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग, आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन, खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार का प्रोत्साहन, प्रतिभा की पहचान और विकास। इस नीति जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावित एवं निगरानी हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अगला है इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणी ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक
स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नीति के तहत खेल नर्सरी, उन्नति प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, उच्च प्रदर्शन केंद्र जैसे प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगामी 5 वर्ष में राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में उभरती प्रतिभाओं की खोज एवं विकास हेतु एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा संबंधित जनपद के क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी रहेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर जिले में 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। स्पोर्ट कॉलेज और छात्र आवास के लिए खिलाड़ियों को चयन विगत वर्ष के अच्छे खिलाड़ियों द्वारा किए जाएंगे तथा इसमें कॉलेज, छात्र आवास, कर्मचारी, प्रशिक्षकों आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। खेल और शारीरिक गतिविधि संस्कृति को बढ़ावा देने के अंतर्गत खेल विभाग और शिक्षा विभाग राज्य के सभी स्कूल के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम के भीतर खेल को एकीकृत करने हेतु मिलकर काम करेंगे। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजना के सभी एथलीट्स, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। विशिष्ट राष्ट्रीय स्तर और उसके ऊपर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रतिभाग स्तर के अनुसार मासिक पेंशन योजना को शामिल किया जाएगा। खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु अगले 5 वर्ष में विशेष रूप से नर्सरी स्तर की खेल अकादमियों शुरू की जाएगी। पैरा सब स्पोर्ट्स पर फोकस हेतु पैरा स्पोर्ट और पैरा एथलीट्स विभाग की हर योजना में शामिल किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक कोष के साथ राज्य के खेलों में के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। राज्य में निजी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस खेल नीति ई स्पोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। राज्य में खेल उपकरणों के लिए विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएंगे। राज्य में निजी क्षेत्र में संस्थाओं के सहयोग से एक ई स्पोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब अगला है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों उपयोग हेतु नीति 2023। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु 2023 को प्रदान की। इस नीति के तमाम पुराने प्रावधानों को समाहित करते हुए निजी संस्थाओं के लिए हवाई पट्टी के उपयोग को विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। अब अगला आपका है इस नीति के अंतर्गत हवाई पट्टी का उपयोग 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली हवाई पट्टी और वहां पर स्थित परिसंपत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, विमान एवं इंजन के रखरखाव व इंजन पर मरम्मत संबंधित गतिविधियों के साथ साथ एरो स्पोर्ट एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। चारों श्रेणियों में
उल्लेखीय विमान गतिविधियों में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु निजी संस्थान को हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति 20 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर दी जाएगी, जिसे 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हवाई पट्टी का उपयोग के लिए फीस के रूप में रिसर्च, लीज, सेंट्रल एवं लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रतिवर्ष करना होगा, जिसे प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ाया जाएगा। इस नीति के तहत नागरिक उड्डयन विभाग धनीपुर, अलीगढ़, सफई, इटावा, रसूलाबाद, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, अमहट, सुल्तानपुर, अंधऊ, गाजीपुर, पलिया, खीरी, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अयोध्या जनपदों में स्थित 17 हवाई पट्टियों तथा उन निर्मित परिसंपत्तियों, हैंगर, भवन आदि को उड़ान क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता गतिविधि सेवाएं संचालित करने हेतु चयनित निजी संस्थाएं एकेडमी द्वारा उपयोग कराने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगी नीति 2022। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रखयन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकास, पूंजी निवेश, रोजगार, हितधारकों की आय में वृद्धि संभावना में दृष्टिगत इस नीति की क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह नीति अनुसूचित होने की तिथि आगामी 5 वर्ष संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावित होंगे। इस नीति के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्देशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण के बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देश में परिष्कृत खाद्य पदार्थ नीति प्रोत्साहित करना। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। नीति के तहत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क एवं छूट, परियोजना स्थल में आने वाली सहकारी भूमि विनय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उपयोग परिवर्तन हेतु 10,000 रुपये के प्रति शुल्क, बाहरी विकास हेतु 50,000 रुपये के प्रतिकरात्मक शुल्क, स्टाम्प शुल्क से छूट, प्रसंस्करण हेतु राज्य के बाहर से लाई गई कृषि उपज पर मंडी शुल्क, उपज से छूट, प्रसंस्करण इकाइयों में सीधे बेचे जाने वाली कृषि उत्पादन। हेतु मंडी शुल्क और उपकर में छूट, प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए सौर परियोजनाओं में सब्सिडी, नियत हेतु परिवहन सब्सिडी आदि का प्रावधान किया गया है। इस नीति के तहत उद्यम प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना, प्रबंधन, संयंत्र, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान, अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए तक किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्यम प्रसंस्करण इकाइयों एवं रीफर मोबाइल
कूलिंग वैन हेतु ब्याज उपादान की व्यवस्था की गई है। नीति के तहत उद्यम प्रसरण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण योजना आयोजित किए जाएंगे। अगला है आपका उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग लेड नीति 2022। 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एड नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति की प्रभावित अवधि आगामी 5 वर्ष है। इस नीति के उद्देश्य को शामिल सुदृढ़ परिवहन अस्थापना नेटवर्क का संजन करना, विद्यमान एयर हाउसिंग एड बुनियादी ढांचा का उन्नयन का सुधार करना, लागत को कम करने एवं दक्षता में सुधार हेतु राज्य लॉजिस्टिक्स सेवा को एकीकृत विकास में प्रोत्साहित करना, प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास हेतु प्रभावित प्रशासन एवं एकीकृत योजना के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित करना, लॉजिस्टिक्स सुविधा की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना, लॉजिस्टिक उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यबल की उत्कृष्टता, कौशल सुधार तथा क्षमता वृद्धि बढ़ावा देना तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्य प्रणाली की स्थापना करना। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक परिक्षेत्र के विकास के साथ प्रोत्साहन योजना भी प्रावधान किया गया। प्रोत्साहन योजना के तहत इस नीति के अंतर्गत लॉजिस्टिक स्थापना सुधारकों को 3 शीर्षकों भंडारण सुविधा तथ्य भंडारण वेयर हाउस साइलेज पार्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्क, लॉजिस्टिक्स हाई पोर्ट जिसमें एयर फ्रेट स्टेशन शामिल है तथा 3 अन्य सुविधा ट्रक ले, निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी आदि। टर्मिनल पूर्व आकर्षक उत्पादन एवं प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का अवधान। नीति के अंतर्गत परिभाषित पात्र योजना को बैंक उत्पादन प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट उपदान अंतर्गत पात्र योजना को छूट रियासतें परियोजना का वर्णित संचालन शुरू होने की होगी, जबकि बैंक एवं उत्पादन परियोजना के पूर्ण होने तथा वर्णित संचालन प्रारंभ होने के पश्चात प्रदान किए जाएंगे। फंड एवं उत्पादन के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट, उपयोग परिवर्तन चार्ज, रियासत विकास शुल्क एवं छूट, ग्राउंड कवरेज आदि प्रदान किए जाएंगे। बैंक एड के तहत पूंजीगत अनुदान, इलेक्ट्रीशियन ड्यूटी एवं छूट, गुणवत्ता प्रमाणन, लागत की आपूर्ति, कौशल विकास अनुदान आदि प्रोत्साहन रियासतें प्रदान की जाएंगी। किसी भी परियोजना को प्रदान छूट एवं समस्त प्रोत्साहन लाभों का योग इस नीति के अंतर्गत परिभाषित पूंजी निवेश के 100%
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति जारी होने की तिथि 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित करने अवधि से भी पूर्व हो तक लागू रहेगी। यह नीति लागू रहेगी। इस नीति के हेतु उत्तर प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को एक रूप प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10 से 30 वर्ष के लिए पंचायत राजस्व की भूमि जाएगी। निजी क्षेत्र सौर पार्क ऊर्जा हेतु ग्राम पंचायत राजस्व 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्ष में सौर परियोजना 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर पार्क का स्थापना 14,000 मेगावाट सोलर रूफ टॉप अवसादी क्षेत्र 4500 मेगावाट सोलर रूफ टॉप सौर अवसादी संस्थान 15 मेगावाट BM योजना घटक C2 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान की है। सरकारी संस्थाओं और समस्त शिक्षण संस्थाओं के भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफ टॉप अनुमान किया गया है। मंत्रिमंडल के सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना हेतु खरीद अथवा लीज पर ली जाने वाली जमीन को तय स्टाफ शुल्क में 100% छूट के साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को 10 वर्ष के लिए छूट प्रदान की अनुमति प्रदान की है। इस नीति के अनुसार 5 मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सौर पार्कों को 2.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर से पूंजीगत उत्पादन उपलब्ध कराया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं अगला पार्ट लेके संस्मायिकी का। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे अगला पार्ट लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट आप सभी लोग ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं
कल फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। आज हम आप सभी लोग को संचयी घटना चक्र 2023 से क्वेश्चन कराने वाले हैं। उससे पहले कि हम आप सभी लोग को बता दें, आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। नंबर 1, सबला योजना। सबला योजना सबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो कोशिकाएं किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधित सुधार के लिए किया गया है। नंबर 2, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को आरंभ की गई थी। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का शुभारंभ 9 जुलाई 2012 को किया गया। अगला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संग्रह विकास योजना 17 मई 2012 से लागू की गई। अगला है लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2013 को आरंभ की गई थी। अगला है हौसला पोषण योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2016 को की गई थी। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को किया गया। अगला है समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का शुभारंभ 14 दिसंबर 2012 को किया गया। अगला है नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 से शुभारंभ। इस योजना के तहत ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना है। अगला है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश 27 जुलाई 2011 से पूर्ण लागू हुआ। अगला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल में वर्ष 2000-2001 में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच। प्रदान करने हेतु 2006 से 7 में बालिका श्री योजना शुरुआत की गई। अगला है समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2014 को किया गया था। अगला है महिलाओं में से संबंधित स्व सिद्ध योजना का शुभारंभ 2002 से 3 में किया गया। अगला है 30,000 रुपये वार्षिक चिकित्सक मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश में शुभारंभ की गई। अगला है BPL परिवारों में वैक्स विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका स्मृति योजना अगस्त 1997 में आरंभ की गई थी। अगला है सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को शुरुआत की गई।
ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 में संजीवनी परिवहन योजना शुरू की गई थी। 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं हेतु सितंबर 2009 में सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना की शुरुआत की गई। अगला है व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना को नवंबर 2008 में आरंभ किया गया, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। अगला है अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ 14 दिसंबर 2007 को किया गया। 2007 से 8 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 को किया गया। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को औपचारिक शुभारंभ 1 मार्च 2016 को किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश सिमिलिटीज कार्यक्रम। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी आदि की खेती के प्रसरण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अगला है इस नवीन योजना को वर्ष 2022-23 में 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के हेतु 5 वर्ष की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय 18,626.50 लाख रुपए है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिले में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हुए उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में वृद्धि करना तथा मूल्य संवर्धन एवं विपणन का माध्यम से जन सामान्य के आहार में उपभोग को बढ़ावा देकर संतुलित आहार की तरह प्रेरित करना है। कार्यक्रम के तहत मिलेट्स की खेती के प्रोत्साहन के लिए बीजों के मिनी किट कृषकों की निःशुल्क वितरित किया जाएगा। गुणवत्ता युक्त बीजों का राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा मिशन एवं राज्य की प्रमाणित बीज वितरण योजना अंतर्गत अनुदान पर किया जाएगा। बीज मिनी किट वितरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सामान्य कृषकों भी मिलेट्स के बीज लेने की इच्छुक हैं तो उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 2023-24 में 4 वर्ष की अवधि में बीज मिनी किट 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। कृषकों का चयन कृषि विभाग में पोर्टल पर पंजीकृत अथवा भारत सरकार की समान विधि योजना अंतर्गत कवर किए जाएंगे। चयनित कृषकों को 25% अनुसूचित जनजाति के कृषक होंगे। साथ ही चयन में महिला कृषकों को विशेष वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रसरण पैकिंग सह
केंद्र स्थापित किए जाएंगे तथा विपणन मोबाइल को प्रोत्साहन किया जाएगा। अगला है उल्लेखनीय है कि भारत के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में मिलेट्स का उत्पादन। प्रदेश में मिलेट्स के अंतर्गत प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, कोदो आदि की खेती की जाएगी। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल मिलेट्स फसलों का अच्छित रहा, जिसमें से सर्वाधिक 9.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा, लाख हेक्टेयर में ज्वार, 0.02 लाख हेक्टेयर में कोदो और 0.5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सावा बोया गया था। प्रदेश में कोदो एवं सावा के अलावा रंगी आदि का उत्पादन किया गया। मिलेट्स में शामिल फसलों की खेती कम उपज भूमि, शुष्क क्षेत्र अथवा वर्ष आधारित क्षेत्र, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में एवं विपरीत मौसम में भी सुगमता से की जा सकती है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी एग्रीजंक्शन योजना 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी एग्रीजंक्शन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अगला है इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में अशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कर कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना है। इस योजना के आगामी चरण के तहत अगले 5 वर्ष 2023 से 2027 में कुल 10,000 एग्रीजंक्शन केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023 में 756 एग्रीजंक्शन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए इस वर्ष 647.17 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत ऋण संबंधित परियोजना नाबार्ड के परामर्श एवं प्रदेश में कार्यरत सहकारी बैंक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण एवं एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु प्रशिक्षित लाभार्थी को परियोजना के लिए बैंक से ऋण स्वीकृत की दशा में अधिकतम 42,000 रुपये की धनराशि का ब्याज अनुदान बैंक एडिड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगा। सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगा। साथ ही 1 वर्ष के लिए परिसर के किराए की 50% धनराशि जो 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक न होगी, कृषि या उसके संबद्ध विषयों से मान्यता प्राप्त स्नातक इस योजना हेतु पात्र है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उसके फसल उत्पादन के लिए
कृषि का एग्रीजंक्शन के बैनर तले सभी सेवाएं एवं सुविधाओं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराना है। योजना संचालन प्रारंभ 2015 से 16, 21 से 22 तक कुल 4311 एग्रीजंक्शन केंद्र की स्थापना प्रदेश में की जा चुकी है। अगला है निजी औद्योगिक पार्क के विकास की योजना। पार्कों की विकास की योजना 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह योजना निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट OROO के आधार संचालित की जाएगी। योजना अंतर्गत निजी प्रवर्तक 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के सर्वे के कागजात एवं सहित जिला उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराएगी। चयनित भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु किया जाएगा। योजना के तहत प्रवर्तक द्वारा आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से संबंधित प्रस्ताव को वरीयता प्रदान की जाएगी। निजी प्रवर्तक द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य है तथा कुल विकसित भूमि में 75% भूखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित होगा। निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की गई भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बंधन रखी जाएगी। योजना अंतर्गत विकसित किए जा रहे निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंड आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी प्रवर्तक की होगी। योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के फंड का बनाया जाएगा। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया तथा फंड हेतु पूर्ण धनराशि की व्यवस्था 5 वर्ष बजट के माध्यम से की जाएगी। योजना के अंतर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि तक MSME पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टरेट पर भूमि के मूल्य 100%, 90% तथा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि में जो भी कम हो 1% ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है शेष पूंजी व्यवस्था निजी प्रवर्तक स्वस्रोत अथवा बैंक से ऋण लेकर करेगी। औद्योगिक पार्क आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपए एकड़ की दर से की जाएगी।
यह योजना स्टेट एलान योजना होगी। विकासकर्ता को भूमिक्रम करने पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट एवं सूक्ष्म लघु के माध्यम से उद्यम नीति 2022। लेखीय पर्यावरणीय अनुकूल स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रदाता सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। अगला है भूमि की खरीद योजना का आरंभ होने के पश्चात की गई होनी चाहिए। विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 2 समान किस्तों में पहली किस्त 75% धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किस्त की दी जाएगी। प्रथम 3 वर्ष प्रवर्तकों को दी गई धनराशि 1% का साधारण ब्याज लिया जाएगा और चौथे वर्ष कॉर्पोरेट फंड से दी गई धनराशि पर 6% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। अगला है योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। अगला है निर्धारित अवधि में धनराशि वापस किए जाने की स्थिति में निजी प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गई भूमि राज्य सरकार के जिसका राजस्व नियमों के अंतर्गत बिक्री दर कर राज्य सरकार बकाया वसूल करेगी। अगला है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बाईस सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंधित दिशा निर्देश को अनुमोदित किया। इस योजना के क्रियान्वयन 2 उप योजनाओं कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट बी के माध्यम से किया जाएगा। कंपोनेंट ए के तहत मनरेगा अथवा पट्टधारक स्व तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टी के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान किया जाएगा। कंपोनेंट वी के तहत मनरेगा अथवा पट्टधारक स्व तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टी के तालाब में मत्स्य बी बैंक की हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए हेक्टेयर 40% अनुदान किया जाएगा। लाभार्थी का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी। यह योजना 5 वर्ष 2023 से 27 तक संचालित की जाएगी। एक जिला एक खेल ODOS योजना वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई है। यह योजना एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की दर्जा पर संचालित होगी। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेतों में बदलाव किया जाएगा। अगला है जिला परिवर्तित खेल। मथुरा
जोडो के स्थान पर कुश्ती, बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर सीकरी। बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट्स, एथलीट। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। आज हम आप सभी लोग को संशमाकी 2023 का प्रश्न कराने वाले हैं। उससे पहले कि हम आप सभी लोग को बता दें, आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कल पार्ट 4 में कहाँ तक कराए थे? यहाँ तक कराए थे अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। यहाँ तक कल कराए थे। आज पार्ट 5 में काशी तमिल संगम, पॉइंट 1 होगा आपका। काशी तमिल संगम से कराएंगे, शुरू करेंगे हम। चलते हैं, देखते हैं काशी तमिल संगम। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 1, काशी तमिल संगम। 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2023 तक कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। नंबर 2, 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नंबर 3, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुरम का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। अगला है 16 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस महोत्सव का समापन समारोह में शामिल हुए। अगला पॉइंट, इस आयोजन का व्यापक उद्देश्य ज्ञान की संस्कृत परंपराओं, उत्तर एवं दक्षिण की ओर की गरीबी लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत बनाना है। अगला पॉइंट है आपका, इस आयोजन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालय तथा संस्कृत, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसरण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोग से किया गया है। अगला पॉइंट है, IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामी थी। अगला पॉइंट है आपका, 10 सितंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी मिलन संगम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगम एक्सप्रेस द्वारा एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई थी। अगला पॉइंट आपका होगा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैंगथॉन। अगला पॉइंट है आपका, 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैंगथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है, इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेट नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है, यह एक 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है जो छात्र, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीका साझेदार को एक मंच पर लाता है। अगला पॉइंट है, इस वर्ष हैकाथॉन में 22 देशों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं और प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग
शिखर सम्मेलन 2022। अगला पॉइंट है 11 से 12 नवंबर 2022 के मध्य पीएम गति शक्ति मैट्री मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल भागगार वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। अगला है इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिकरण IWAI पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला है सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ IWAI के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट का शुभारंभ किया। फैसिलिटेशन का सेंटर का वेबसाइट का शुभारंभ किया। अगला देखते हैं। अगला है आपका इंडिया फूड 2022। 2 से 4 नवंबर 2022 के मध्य कृषि आधारित MSME उद्योगी महासम्मेलन इंडिया फूड एक्सपो 2022 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित हुआ। मतलब गोमती नगर लखनऊ में आयोजित हुआ। इसका आयोजन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग इंडिया इंस्टीट्यूट एसोसिएशन IIA द्वारा किया गया। IIA द्वारा किया गया। अगला पॉइंट आपका होगा दीप उत्सव। क्या? दीप उत्सव 2022। दीप उत्सव 2022। दीप उत्सव 2022 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पीढ़ी अयोध्या में दीप उत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वच्छ का अभिषेक भी किया। अगला है इस दीप उत्सव में 15.76 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करना एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अगला पॉइंट आपका होगा यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला है सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया। अगला आपका है अगला पॉइंट यूफिलेस 2022। यूफिलेस 2022 पहला है 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ललित कला अकादमी लखनऊ में 12 उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेस 2022 का उद्घाटन किया गया। अगला है आपका इसका विषय भारत के स्मृति संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान था। अगला है इसका आयोजन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल द्वारा किया गया। अगला आपका होगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राम वन गमन पथ विशेष आवरण का विरूपण उत्तर प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ पर स्थित 14 स्थानों के मानचित्र एवं डिफिनेटिव स्टाफ थीमेटिक पैक का विमोचन किया। 17 अक्टूबर 2022 को भगवान बुद्ध ने जुड़े हुए 6 मुख्य स्थलों पर विशेष
जारी किए गए। अगला पॉइंट है भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। अगला आपका है इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश में 5वीं बार भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अगला आपका होगा नेशनल वर्क प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 2022। 23 से 24 सितंबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 2022 का आयोजन किया गया। अब आपका अगला होगा 23 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। अगला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति HLC द्वारा किया गया। अगला आपका है IDF वर्ल्ड डायरी समिट 2022। 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेट नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में IDF इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन वर्ल्ड डायरी समिट 2022 का आयोजन हुआ। अगला है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला पॉइंट है भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित हुआ। अगला देखते हैं अगला है IDF वर्ल्ड डायरी समिट 2022 डायरी फॉर यूनिटेशन एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित थी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022। 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगला है उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लखनऊ में स्वीकृत आम का मेगा का भी उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है इस महोत्सव के दौरान आम की 700 किस्मों और उसके उत्पादन का प्रदर्शन किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश में आमों की ट्रेनिंग कंकोरी ब्रांड के रूप में की जा रही है। अगला आपका होगा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2022। 3 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आपका अगला होगा चर्चित व्यक्तित्व। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर 26 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। अगला है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट 49वें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का
न्यायाधीश नियुक्ति होने के बाद उन्हें 13 फरवरी 2023 को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया था। अगला आपका होगा अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फरवरी अंत 2023 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। योगी जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 6 वर्ष से अधिक समय से इस पद पर आसीन हैं। योगी से पूर्व 1954 से 60 के दौरान डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष से 345 दिन तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अवधि तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। अगला आपका होगा अगला पॉइंट, डॉक्टर राजीव गांधी रघुवंशी। 22 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को देश का नया डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI नियुक्ति किया गया। उससे पहले हम आप सभी लोग को बताएं, आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली पॉइंट है आपका अगला पॉइंट, वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रामनगर में रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रामनगर के रहने वाले हैं। अगला है, इससे पूर्व वह भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC से सचिव सह वैज्ञानिक निर्देशक पद पर कार्यरत थे। अगला है श्रेयसा हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयसा हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु निवासी हरीश किसी विश्व बाइक रेस में क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी। 8 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। 8 जनवरी 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। कब हुआ? 8 जनवरी 2023 को। अगला है, वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष 1991 से 93, 1997 से 2002, 2002 से 2004 तक रहे। अगला पॉइंट है, वे भारतीय जनता पार्टी की BJP की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रहे। अगला पॉइंट आपका होगा उन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और इस बीच उन्हें बिहार, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों का अतिरिक्त भार भी सौंपा गया था। अगली पॉइंट है आपकी अगला पॉइंट, पहली बार वे 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर झूंसी विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए और वृत्त के विक्रय कर का मंत्री बने। अगला आपका पॉइंट होगा 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अगला पॉइंट, इसके बाद 1989
1991, 1993, 1996 और 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की शहरी दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए। अगला है, वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, एक लेखक और एक कवि भी थे। अगला पॉइंट है सानिया मिर्जा। दिसंबर 2022 में सानिया मिर्जा भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट बनने हेतु सुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की बन गई है। कौन है सानिया मिर्जा? वो क्रिकेट वाली सानिया मिर्जा नहीं है, टेनिस वाली, सॉरी क्रिकेट की नहीं, टेनिस। दिसंबर 2022 को सानिया मिर्जा भारतीय वायु सेना में पायलट बनने हेतु सुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम लड़की बन गई है। अगला आपका होगा, अगला पॉइंट, उन्होंने भारतीय रक्षा अकादमी NDA परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त की है। सानिया मिर्जापुर जिले के छोटे से गांव जोसवर की रहने वाली है। अगला पॉइंट है इसराद अहम मिर्जा। 4 दिसंबर 2022 को रेड ट्रैप अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध लेदर नेदक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्जा का निधन हो गया था। अगला आपका है, वह राजनाथ सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की। अगला है आपका इसराद मिर्जा चमड़ा नियत परिषद के अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैंपियंस ऑफ एड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध समिति के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन के निर्देशक भी रहे। अगला है मुलायम सिंह यादव। अगला पॉइंट है मुलायम सिंह यादव। 10 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। अगला आपका है, वर्तमान में वह मैनपुरी लोकसभा के सदस्य थे तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके अतिरिक्त 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2092 में उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा की स्थापना की थी। अगला है, वह 3 बार वर्ष 1989, 91, 1993 से 95 तथा 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1996 से 1998 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और I के गुजरात की कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे। अगला पॉइंट है, उन्होंने वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, 2023 में पद्म पुरस्कार के तहत उन्हें मरणोपरांत पद्म
विभूषित से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला आपका होगा जागृत यादव। 10 अक्टूबर 2022 को लखनऊ की 20 वर्षीय जागृत यादव एक दिन के लिए उच्चयुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चयुक्त बनी। जागृत एक दिन के लिए उच्चयुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की 8वीं विजेता हैं। वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगला आपका होगा राजीव श्रीवास्तव। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता राजीव श्रीवास्तव गजोधर भैया का उपनाम प्रसिद्ध है 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका जन्म 25 सितंबर 1963 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक तौर पर वह 2014 में भाजपा से जुड़े थे। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। राजीव श्रीवास्तव ने मैंने प्यार किया, गाजी बॉम्बे टू गोवा। और आमदनी 98 खर्च रुपया आदि फिल्मों में अभिनय भी किया था। वह स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री द्वारा नामित भी हुए थे। राजीव श्रीवास्तव का मूल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजीव को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लेफ्टर चेल्स से पहचान मिली थी। अगला आपका होगा रामवीर उपाध्याय। 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया। रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में 4 बार ऊर्जा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कैबिनेट मंत्री रहे। अगला पॉइंट है आपका, वह 5 बार वर्ष 1996 से 2002, 1907 से 12, 2017 के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने। अगला पॉइंट है, पहली 3 चुनाव में उन्होंने हाथरस विधानसभा क्षेत्र में और 2012 में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र तथा 2017 में सरदाबाद विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। अगला है 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने हाथरस का अलीगढ़ में पृथक कर नया जिला बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र नाथ चौधरी अगस्त 2022 में भूपेंद्र नाथ चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। उनसे पूर्व स्वतंत्र देव सिंह इस पद पर थे। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 30 अगस्त 2022 को श्री चौधरी ने राज्य मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दिया। अगला है, वे पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। अगला पॉइंट है, डॉक्टर नवनीत यादव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के शोधार्थी डॉक्टर नवनीत यादव को विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी यूनिट इंटरनेशनल फेलोशिप मिली है। डॉक्टर नवनीत ने मार्च 2022 में इस फेलोशिप के लिए आवेदन किया था।
अगला है, इसके तहत उन्होंने क्लस्टर बीम डिपोजिशन प्रक्रिया में नैनो पार्टिकल बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, जिसे स्वीकार कर लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने इन्हें 1,31,25,000 रुपये की फेलोशिप प्रदान की है। अगला आपका है, डॉक्टर नोनिस स्वानसी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 2 वर्ष तक इस पर शोध करेंगे। इस शोध के तहत नैनो पार्टिकल्स के कैंसर के इलाज और एंटी बैक्टीरिया दवाओं की खोज की जाएगी। अगला है, सैयद रजी 30 अगस्त 2022 को झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिम्बते रजी का लखनऊ में निधन हो गया। अगला है, उसका जन्म 7 मार्च 2039 को रायबरेली जिले में हुआ था। अगला है, वह 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगला है, रूपल चौधरी 4 अगस्त 2022 को कोलंबिया में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अवार्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 51.85 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। अगला है, 2 अगस्त 2022 को झांसी चैंपियनशिप में उन्होंने 4x400 मीटर रील में रजत पदक जीता था। अगला है, इसी के साथ रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं अगला वीडियो लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग मिलके शेयर और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।